today's video we are going to discuss the basic notions of syntactic constituency. आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें है आईसी, उसके बाद है 6 तरीके के टेस्ट जो कि हमारे सिंटैक्टिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स के टेस्ट होते हैं वो। फिर हम लोग समझेंगे एनाफोरा एंड एक्स बार थ्योरी। एनाफोरा इज अ बिट इम्पॉर्टेंट एंड ऑल्सो सी कमांड इज ऑल्सो इन दिस चैप्टर, a couple of important other topics. तो एनाफोरा, सी कमांड और एक्स बार थ्योरी वगैरह ये जो है ये शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इज आईसीज एंड ऑल्सो ये जो 6 टेस्ट हैं हमारे जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, समटाइम्स दीज सिंटैक्टिक कंस्टिट्यूएंट्स के जो टेस्ट है ये भी आपको शॉर्ट नोट्स में आ जाते हैं। सो यू शुड नो व्हाट्स हैपनिंग इन दिस यूनिट। आई हैव कम होम, यूजुअली लाइक आई लिव इन द नेदरलैंड्स, बट आज जो है मैं अभी इंडिया आई हुई अपनी फैमिली के पास। I don't have access to the laptop, but I do have my books here, जो कि मेरे पास नेदरलैंड्स में नहीं होती हैं। तो आज हम थोड़ा अलग टाइप से पढ़ाई करेंगे। अगर मैं आपके पास मैंने आपको बोला कि आई वॉन्ट टू गो टू द मॉल, तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं मॉल जाना चाहती हूँ। बट वॉट इफ आई कम टू यू एंड से आई मॉल टू वॉन्ट गो द, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यू डोंट, बिकॉज दिस डज नॉट मेक एनी सेंस, राइट? तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ जो है वो सेंस बना रही है कि वो सेंस नहीं बना रही है? इज इट राइट और इज इट रॉन्ग? व्हाट्स हैपनिंग? क्यों है जो मैंने ये बोला आई वॉन्ट मॉल गो टू द, वाई इज दिस रॉन्ग? क्यों गलत है ये? तो ये हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, इसके बारे में आज हमें जो है इस यूनिट में पढ़ना है। तो इसके लिए कपल ऑफ एक्सपेरिमेंट है उसकी बात की गई है पेज नंबर 6 पे। लेट मी, सो यहाँ पे इन्होंने जो है कि एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की है। आपने पावलो के एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना ही होगा कि वो कुत्तों को जो है खाना खिलाते वक्त एक बेल बजाते थे डिंग करके। सो कुत्तों को पता चल गया कि खाना खाने से पहले मुझे बेल सुनाई देती है, बेल सुनाई दी मतलब खाना मुझे मिलेगा। उसके बाद पावलो ने क्या किया कि वो खाना उन्हें नहीं देता था लेकिन वो बेल बजाता था। उससे क्या होता था, कुत्ते जो है वो हाइपर एक्टिवेट हो जाते थे, उनके मुंह में सलाइवा आ जाता था बिकॉज उनको पता था कि बेल बजने के बाद खाना मिलने वाला है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हम इन कुत्तों को ट्रेन कर सकते हैं, इनका माइंड जो है हम ट्रेन कर सकते हैं अपने हिसाब से। सिमिलरली एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ उन्होंने बोला था कि वो चूहों को मेज़ में दौड़ाते थे, जो हम बोलते हैं भूल भुलैया, उसमें दौड़ाते थे। और फिर चूहे ने अगर सही सही तरीके से वो पहुंच गया अंदर जहाँ उसे पहुंचना चाहिए तो उसे चीज़ मिलता था इनाम में। तो हमने चूहों को ट्रेन कर दिया टू बी एबल टू गो थ्रू द मेजेस इन ऑर्डर टू बी एबल टू फाइंड फूड। तो हमने क्या किया, हमने उन्हें ट्रेन किया। सो एक जो थ्योरी है वो ये कहती है कि इंसान भी जो है, ये जो भी सेंटेंसेस हम बना रहे हैं, ये हम कोई मन से, जैसे हिंदी हम भाषा बोलते हैं, इंग्लिश हम बोलते हैं, तो हमने किसी से सीखा नहीं है बचपन में बैठ के कि क्या नाउन, क्या सब्जेक्ट, क्या प्रोनाउन, लाइक हिंदी में भी क्या क्रिया, क्या विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब हमने नहीं सीखा है। तो हमें पता कैसे चलता है? हम अपनी मम्मी से सुनते हैं, मम्मी कहती है मैंने खाना खाया, तो मुझे पता चल जाता है कि ठीक है मैंने खाना खाया, बोलने पे पता चल जाता है कि हाँ यार मैं खाना खा चुकी या मैं खाना खाती हूँ या खाने के बारे में बात चल रही है। तो उन्होंने कहा है कि जो ह्यूमन माइंड है दैट इज़ अ स्लेट, इट्स अ क्लीन स्लेट, और इसको हम कैसे भी ट्रेन कर सकते हैं। तो हम जैसे भी इसे ट्रेन करेंगे वो वैसा हो जाएगा। सो ये एक थ्योरी है, एक एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था, उसकी बेसिस पे जो हमें चीज़ें पता चलती है वो उन्होंने बताई थी। सो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पेज ऑफ दिस यूनिट। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है कि इंग्लिश सिंटैक्स इज द स्टडी ऑफ सेंटेंसेज एंड देयर स्ट्रक्चर इन द इंग्लिश लैंग्वेज, राइट? ये हमें बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। 1950 के पहले जो थी हमें ग्रामर के बारे में इतनी स्टडीज नहीं हुई थी और इसलिए उसको हम क्या कहते थे, स्ट्रक्चरलिज्म। दिस एनालाइज्ड ह्यूमन फिनोमेना सच एज लैंग्वेजेस, लिटरेचर, कल्चर एंड स्ट्रक्चर्ड सिस्टम। और सिर्फ हम अनरिलेटेड आइटम्स को नहीं बट इन सारी चीज़ों को जो है हम पढ़ा करते थे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। Let's understand what is morphology and syntax. So morphology and syntax emerged as a distinct branch of linguistic analysis. ये एक अलग ब्रांच की तरह आए। अब मैंने यहाँ पे साइड में कुछ नोट्स बना के रखे हैं, हम इन्हें पढ़ेंगे। मेरी राइटिंग पे नहीं जाइएगा क्योंकि मैं इससे अच्छे हैंडराइटिंग में लिख सकती हूँ, बट फिर मेरा ध्यान लिखने में चला जाता है, नोट्स बनाने में नहीं। सो लेट्स वर्क विद दिस, आई होप इट्स अंडरस्टैंडेबल। कुछ शॉर्ट फॉर्म्स मैंने यूज़ किए हैं बट मैं समझा दूंगी उसको। तो डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक जो है वो किस चीज़ पे ध्यान देता है? ये जो चीज़ है वो यहाँ से यहाँ के पैराग्राफ में लिखी हुई है। डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक है वो किस पे ध्यान देती है? व्हाट एंड हाउ दे वर स्ट्रक्चर्ड, और हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं कि व्हाई दे अकर्ड द वे दे डिड। कि जब मैं बोलती हूँ आई वांट टू गो टू द मॉल, तो मैं क्वेश्चन नहीं करती कि आई जो है वो मेरा नाउन है, वांट जो है वो मेरा वर्ब है। तो मैं क्वेश्चन नहीं करती कि पहले नाउन क्यों आया और बाद में वर्ब क्यों आया। मैं नहीं बोलती कि वांट आई गो टू द मॉल, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। तो हम वाई पे नहीं जाते हुए हम किस पे जा रहे हैं? व्हाट एंड हाउ पे जा रहे हैं। ये जो प्रोसेस है ये फैक्चुअली ओरिएंटेड होती है, यानी ये फैक्ट्स पे काम करती है। आर एम्पिरिसिस्ट को ही हम क्या बोलते हैं? फैक्चुअली ओरिएंटेड। और उसके बाद जो है ये क्या करती है? एक स्टेप बाय स्टेप मैनर में
जो हमारी डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक वो स्टेप बाय स्टेप मैनर में उसको छोटे छोटे तोड़ती जाती है, स्मॉलर एंड स्मॉलर कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स में हम उसको तोड़ते जाते हैं टू द पॉइंट कि हम उसको और ज़्यादा छोटे पीसेस में नहीं तोड़ सकें। इट्स ऑलमोस्ट लाइक हम साइंस में नहीं पढ़ते कि एटम्स जो हैं उनको हम और नहीं तोड़ सकते। ऑफ कोर्स आई नो कि हम उसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में ब्रेक कर सकते हैं, बट हम यहाँ साइंस नहीं पढ़ रहे हैं। बट माई पॉइंट इज कि हम इसे उसके सबसे स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट्स में तोड़ देते हैं into the smaller and smaller constituent, much as visible matter is analyzed as consisting of molecules, which in turn are subdivided into atoms and then analyzed into components including various subatomic particles. अब ये जो मेथड है, दिस मेथड ऑफ लिंग्विस्टिक एनालिसिस को हम क्या बोलते हैं? इमीडिएट कंस्टिट्यूएंट एनालिसिस और आईसी एनालिसिस, राइट? ये जो मेथड है जिसमें हम उसको छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट्स में तोड़ देते हैं ऑलमोस्ट लाइक एन एटम, दिस मेथड इज नोन एज द इमीडिएट कंस्टिट्यूएंट एनालिसिस और आईसी एनालिसिस। उस एक्सपेरिमेंट की बात की थी और इसके बाद में हम और नीचे आते हैं। तो चॉम्स्की के बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ तो चुके ही हैं, लेकिन आई फील कि अगर आपने MEG4 लिया है तो चॉम्स्की नेवर गोइंग टू लीव यू। So let's understand what Chomsky did. He gave us generative view of language या फिर generative grammar जो उसने हमें दिया है। ये हमने I think शुरू के ब्लॉग्स में भी थोड़ा बहुत generative grammar के बारे में पढ़ा हुआ है। If you don't remember it, I would request you to go and watch those videos. I will try to leave a link here. तो चॉम्स्की ने क्या कहा है कि ये लैंग्वेज जो है ये सिर्फ इंसानों के ही पास है, ये बाकी जानवरों के पास नहीं है। उनके पास जो है वो बहुत ही कम चीज़ें कम्युनिकेट कर पाते हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने फर्स्ट ब्लॉक के फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा है कि इंसानों के और जानवरों की लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। तो वो बहुत ही बेसिक चीज़ें जो है कम्युनिकेट कर पाते हैं और वो पास्ट वास्ट में बात नहीं कर सकते कि मैं कल गई थी तो मैंने यहाँ पे दाना चुगा था, वो ये सब बातें नहीं कर सकते। वो बेसिक चीज़ें बता सकते हैं कि यार डेंजर है, सांप आ रहा है, हमें कोई मार देगा, खाना वहाँ पे, पानी यहाँ पे। बहुत ही बेसिक जो चीज़ें वो बात कर सकते हैं। तो उसने बोला कि ये जो है इंसानों से ही रिलेटेड है, सिंस ह्यूमन बीइंग्स ओनली आर केपेबल ऑफ यूजिंग लैंग्वेज इन अ ट्रूली क्रिएटिव एंड सोफिस्टिकेटेड मैनर, right? So this means that language must have linguistic explanation as one of its primary goal. It should have certain properties which are related to human beings. Furthermore, certain features were to be found in every human language, right? Okay, हर लैंग्वेज में जो है कुछ सर्टेन चीज़ें हर जगह पाई गई थी, चाहे वो लैंग्वेज एक दूसरे से रिलेटेड हो या नहीं हो। ओके, इसके लिए उन्होंने बात की है यहाँ इस पेज पे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि हर लैंग्वेज के, जैसे कि फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन एंड इंग्लिश, ये तो सिमिलर लैंग्वेजेस हैं, तो इनमें हमें सिमिलर चीज़ें मिली तो ओके, दैट मेक सेंस। लेकिन उससे बहुत ही ज़्यादा अलग टाइप के जो लैंग्वेजेस, जैसे कि अरबिक, स्वाहिली, चाइनीज़, जापानीज़, इवन हिंदी, इस काइंड ऑफ लैंग्वेजेस, इनमें भी वो चीज़ें मिली हैं जो कि इन लैंग्वेज में मिली थी, जबकि इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। तो फिर ऐसा कैसे हो रहा है कि ये चीज़ें हमें सिमिलर मिल रही हैं? क्यों? क्योंकि जो लैंग्वेजेस है वो ह्यूमन ने बनाई थी और इसीलिए उसमें जो है सर्टेन चीज़ें वो कॉमन हमें मिल रही हैं। वापस इस पेज पे आते हैं, तो वो जो कॉमन चीज़ें थी, राइट, दीज कॉमन थिंग्स विच फीचर्स, दीज फीचर्स वर इंटीग्रेटेड ऑन अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट लेवल, दीज आर कॉल्ड एज द यूनिवर्सल ग्रामर और यूजी। ओके, यूनिवर्सल ग्रामर which took on an additional language specific features in different languages of the world. आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है। फिर हम आते हैं थोड़े से और आगे के पॉइंट्स पे। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ कुछ वर्ड्स की बात की है। ये वर्ड्स को सुन के डरिएगा नहीं, जैसे कि उन्होंने बोला कि लेक्सिकॉन। सो लेक्सिकॉन इज नथिंग मच बट इट इज़ जस्ट अ सेट ऑफ रूल्स, और रूल का जो स्कीमा जैसे हम बोलते हैं कि यार ये रूल्स हमें फॉलो करना है कि एक सेंटेंस बनाने के लिए एक नाउन तो होना चाहिए, एक वर्ब तो होना चाहिए, और नाउन जो है पहले आता है, वर्ब जो है बाद में आता है। इस टाइप के जो भी रूल्स हैं वो हम फॉलो करते हैं। And this is your rule schema of a phrase structure, or this is what which defines कि I want to go to the mall is a correct sentence, but want I mall to the go is not correct. इसमें कुछ और भी ऐसे rules हैं, single but powerful transformation rules, phonological representations, और उसकी कुछ logical forms हैं। डरिए नहीं इनसे, क्योंकि ये कुछ इतने डिफिकल्ट नहीं है। क्योंकि देखिए, सिर्फ ऐसा एक रूल मैं नहीं बोल सकती कि कोई भी चीज़ है, कोई भी सेंटेंस मुझे बनाना है तो क्या मैं सिर्फ इतना बोल सकती हूँ कि यार वो सेंटेंस जो है वो नाउन से ही शुरू होगा, उसके बाद वर्ब ही आएगा और उसके बाद में रेस्ट आएगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि हम क्वेश्चन जब फॉर्म करते हैं तो मैं क्या कर देती हूँ, वर्ब को आगे कर देती हूँ, नाउन को पीछे कर देती हूँ। तब मैं नहीं बोलती हूँ आई वॉन्ट, तब मैं बोलती हूँ डू आई वॉन्ट, राइट? फिर ये डू कहाँ से आया? तो ये सब चीज़ें हमें धीरे धीरे, क्योंकि सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस हम नहीं फॉर्म कर रहे हैं, वी हैव दिस होल लैंग्वेज, तो बहुत सारे रूल्स हैं, उन्हें हमें समझना होगा। अब जो है यहाँ पे हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सिंटैक्टिक कंस्टिट्यूएंट। उन्होंने क्या बोला है कि जो लैंग्वेज, उसमें क्या होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, क्लॉजेस होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं। सो these different kinds of units larger than isolated words are different kinds of syntactic constituents, right?
यानी ये जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट है, पहले तो एक मेरा हो गया कि मेरा सेंटेंस हो गया आई वांट टू गो टू द मॉल, ये मेरा एक सेंटेंस हो गया। लेकिन सिर्फ सेंटेंसेस ही नहीं होते हमारे पास, कभी होते हैं फ्रेजेस, कभी होते हैं क्लॉजेस। तो इन सबको जो छोटे छोटे यूनिट्स को हम पढ़ाई करते हैं, जिनको हम रीड करते हैं, दीज आइसोलेटेड वर्ड्स, दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिंटैक्टिक कंस्टिट्यूएंट्स। अब हम यहाँ पे एक सेंटेंस, एक नहीं, हम एक्चुअली 4 सेंटेंसेस देख रहे हैं कि हरी विल स्पीक टू वीना, हरी विल स्पीक टू दैट गर्ल। हमने क्या किया, वीना को रिप्लेस कर दिया दैट गर्ल से, राइट। और हरी को हमने नेक्स्ट सेंटेंस में किससे रिप्लेस कर दिया, दिस बॉय से। हरी को हमने क्या कर दिया, दिस बॉय। सो दिस बॉय विल स्पीक टू वीना। और हम क्या कर सकते हैं, दिस बॉय विल स्पीक टू दैट गर्ल। हमने क्या किया, वीना को दैट गर्ल से और हरी को दिस बॉय से रिप्लेस कर दिया। तो ये स्टिल सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी सही से ये सेंटेंस हो रहा है। अब अगर मैं इस पेज पे आऊँ तो उन्होंने क्या किया कि द बॉय को मैं क्या बॉय कैन से रिप्लेस कर सकती हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? तो अब है कि द बॉय कैन स्पीक टू मी, उसको मैं बोल दूँ द बॉय कैन विल स्पीक टू दैट गर्ल। क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं। अगर इससे नहीं समझ में आ रहा है तो हम यहाँ पे वापस आते हैं पीछे। इस पे अगर वापस आए तो हम क्या देख रहे हैं कि हमने हरी को किससे रिप्लेस किया, दिस बॉय से। वीना को किससे रिप्लेस किया है, दैट गर्ल से। तो क्या मैं हरी को दिस स्पीक्स से रिप्लेस कर सकती हूँ? नहीं, क्योंकि क्या सेंटेंस हो जाएगा, दिस स्पीक्स विल स्पीक टू दैट गर्ल। क्या ये ग्रामेटिकली सही है? नहीं। क्यों नहीं है सही? क्योंकि हरी को जो है मैं किसी भी रैंडम चीज से रिप्लेस नहीं कर सकती हूँ, उसके भी कुछ रूल्स हैं। हम रिप्लेस करते हैं बट देयर हैज टू बी अ सर्टेन काइंड ऑफ रूल. So these two word sequence of the boy can is therefore not a syntactic constituent unlike this boy, right? इसको हम this boy से replace कर सकते हैं पर हम boy can को this boy से replace नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो है ये एक जो है वो सिंटैक्टिक कंस्टिट्यूएंट है और दूसरा जो है वो सिंटैक्टिक कंस्टिट्यूएंट नहीं है। अब हम नीचे आते हैं, हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो सिंटैक्टिक कंस्टिट्यूएंट की तरह अवेलेबल है, कुछ चीज़ें जो है वो है, कुछ चीज़ें जो वो है नहीं है। तो हमें कैसे पता चलेगा? देयर आर 5 टेस्ट। जो 5 टेस्ट है हमारे, सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशन का, दूसरा कंजॉइनिंग का, फिर डिस्ट्रीब्यूशन का, फिर रिप्लेसमेंट बाय एनाफोरा एंड पैरेंथेटिकल इंसर्शन। ये 5 टेस्ट जो है हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने क्या टेस्ट लिया, This little girl came yesterday. My brother came yesterday. The man who is sitting over there came yesterday. Veena came yesterday. इन सब में आप एक चीज नोट कीजिए कि this little girl, my brother, the man who is sitting over there, Veena. What are these? These are all noun phrases. Phrase क्या होता है? एक सेंटेंस का जो पार्ट होता है, पूरा सेंटेंस ना होते हुए एक सेंटेंस का जो पार्ट है, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन वर्ड्स, वो क्या हुआ, मेरा फ्रेज हुआ। यहाँ पे ये सारे क्या है, नाउन फ्रेज है, और इसीलिए मैं इन सबको एक दूसरे से रिप्लेस कर सकती हूँ, राइट। नाउन से नाउन को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ। लिटिल गर्ल, ब्रदर, मैन, वीना, ये सब मेरे नाउन है। लिटिल गर्ल को मैं कैन डू से नहीं रिप्लेस कर सकती। कैन डू क्या है? कैन तो वर्ब है, कैन डू जो है वो मेरे वर्ब्स है, तो मैं कैन डू केम यस्टरडे नहीं उसको रिप्लेस कर सकती अनलेस किसी का नाम ही कैन डू हो। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं कि नाउन फ्रेज को हम नाउन फ्रेज से ही रिप्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली दिस इज द सेकंड एग्जांपल, जहाँ पे क्या है कि दिस लिटिल गर्ल केम यस्टरडे, दिस लिटिल गर्ल इज वीनाज नीस, दिस लिटिल गर्ल एट अप ऑल द गुलाब जामुन, दिस लिटिल गर्ल स्टेयर्स। अब क्या है कि ये वाला पार्ट मेरा सेम है बट मैंने यहाँ वाले पार्ट सब में चेंज किया है। क्यों चेंज किया है? क्योंकि ये सारे वर्ब्स हैं, ये सारे सेंटेंसेस सही है। दिस लिटिल गर्ल के साथ इन सभी का कॉम्बिनेशन सही बैठ रहा है। क्यों? बिकॉज दे आर ऑल वर्ब फ्रेजेस। ये सभी जो है वर्ब फ्रेजेस है। नोट कीजिए यहाँ सब जगह क्या है, एटलीस्ट एक वर्ब है, केम, इज, एट एंड स्टिल्स। इट डज नॉट मैटर कि वो प्रेजेंट में है या पास्ट में है। एट जो है वो पास्ट में है, टू से फर्क नहीं पड़ता है, बट क्योंकि ये वर्ब सेटिंग में है इसीलिए मैं इसको रिप्लेस कर सकती हूँ। अब मैं यहीं पे अगर वर्ब की जगह मैं बोल दूँ आकाश, तो दिस लिटिल गर्ल आकाश, क्या ये सेंटेंस सही बैठ रहा है? नहीं, क्योंकि आकाश जो है वो मेरा वर्ब नहीं है। ओके, तो ये मेरा हुआ पहला टेस्ट जो कि है मेरा टेस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हम आते हैं दूसरे टेस्ट पे जो कि है सो द टेस्ट ऑफ कंजॉइनिंग। इसमें हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, वीना एंड दिस लिटिल गर्ल केम यस्टरडे। अब दिस लिटिल गर्ल यहाँ पे जो है ये नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन है, राइट। तो हमने क्या किया, नाउन और प्रोनाउन को जोड़ के हमने एक सेंटेंस बना दिया, वीना एंड दिस लिटिल गर्ल केम यस्टरडे। किसको जोड़ा, नाउन और प्रोनाउन। हमें पता है कि प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन इज समथिंग व्हिच इज यूज्ड टू रिप्लेस अ नाउन। तो नाउन और प्रोनाउन इज काइंड ऑफ सिमिलर, सेम नहीं है, सिमिलर है। मुझे बाद में आप सू नहीं करिएगा कि अरे इसने गलत बोला है, बट दे आर सिमिलर बिकॉज प्रोनाउन इज समथिंग व्हिच इज यूज्ड टू रिप्लेस द नाउन। ओके, सिमिलरली हमने क्या किया है कि वीना केम यस्टरडे एंड कलेक्टेड हर लेटर्स। सो शी केम इज द वर्ब एंड कलेक्टेड इज अगेन योर वर्ब। तो हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया किसको, केम को और कलेक्टेड को, और ये जो है हमने इसको जोड़ दिया। और इसीलिए टेस्ट क्या है, टेस्ट ऑफ कंजॉइनिंग। हम ज्वाइन कर रहे हैं चीजों को। तो हम नाउन से नाउन को जोड़ सकते हैं। हम बोल सकते हैं वीना एंड आकाश केम यस्टरडे, गलत नहीं होगा, राइट। तो नाउन से नाउन को जोड़ सकते हैं, नाउन से प्रोनाउन को जोड़ सकते हैं, वर्ब से वर्ब को जोड़ सकते हैं। पर मैं बोलूं कि वीना एंड कैन केम यस्टरडे, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो
राइट, कैन इज माई वर्ब, तो वो सेंटेंस जो है मेरा गलत हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि वीना केम यस्टरडे एंड आकाश, इट डजंट मेक मच सेंस। सो हम किसको नाउन से नाउन या नाउन से प्रोनाउन को जोड़ सकते हैं, सिमिलरली वर्ब से वर्ब को जोड़ सकते हैं। दिस इज द टेस्ट ऑफ कंजॉइनिंग। यही नीचे उन्होंने और एग्जांपल्स दिए जो कि गलत हैं, जैसे कि वीना एंड दिस लिटिल। सो सिर्फ दिस लिटिल बोल के ये मेरा नाउन या प्रोनाउन नहीं हो रहा है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। या फिर हम उसको कंप्लीट नहीं करेंगे तो भी गलत है, जैसे कि एंड कलेक्टेड द, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट हो रहा है, कलेक्टेड द के बाद में कुछ और होना चाहिए, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। उसके एग्जाम्पल्स दिए। लेट्स कम डाउन टू द टेस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के टेस्ट पे हम आते हैं। दिस लिटिल गर्ल इज स्मार्ट, राइट। हम इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखेंगे। आई लाइक दिस लिटिल गर्ल, वीना गेव फ्लावर्स टू दिस लिटिल गर्ल। दिस लिटिल गर्ल जो है मेरा, दिस इज द पॉइंट विच आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन, ओके। जिस पे हमारा फोकस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लेफ्ट। जिस पे भी मेरा फोकस होता है वो क्या है, मेरा क्लेफ्ट। अब जरूरी नहीं है कि जिस पे फोकस है वो हमेशा आगे ही हो, वो बीच में भी हो सकता है, वो पीछे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बट उसमें मेरा फोकस है, दैट इज वाई इट इज द क्लेफ्ट। तो मेरा जो नाउन फ्रेज है दैट इज द एंटिटी एंड द वर्ब फ्रेज इज टॉकिंग अबाउट कि स्मार्ट कौन है, लिटिल गर्ल, ओके। ओके, मेरा जो नेक्स्ट टेस्ट है, दिस इज द टेस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट बाय एनाफोरा। द टेस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट बाय एनाफोरा। एनाफोरा को एक्चुअली हम अगले एक और यूनिट में पढ़ेंगे। सो देयर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ एक्सप्रेशन कॉल्ड एनाफोरा व्हिच स्टैंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ सिंटैक्टिक कंस्टिट्यूएंट्स, राइट। जैसे कि प्रोनाउन कैन अकर इन प्लेस ऑफ नाउन फ्रेजेस व्हेन द रिपीटेशन ऑफ द नाउन फ्रेज साउंड्स टीडियस। इसका एग्जांपल, when the noun phrase sounds tedious. इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं कि the boy who sits over there thinks the boy who sits over there is smart. इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, the boy who sits over there thinks he is smart, right। तो हमने क्या किया, the boy who sits over there को किससे रिप्लेस कर दिया, he से। हमने क्या किया, नाउन को प्रोनाउन से रिप्लेस कर दिया। Similarly, monkey eats banana and elephants eat banana, sorry, monkey eats bananas and elephants eat bananas too. तो हमने क्या कर दिया, monkeys eat bananas and elephants do so too। हमने eat bananas को किससे रिप्लेस कर दिया, do so से रिप्लेस कर दिया। सो अगेन पहला वाला जो मेरा पार्ट है इसमें मैंने नाउन को किससे रिप्लेस किया था, प्रोनाउन से। दूसरे वाले में मैंने क्या किया, वर्ब को रिप्लेस किया वर्ब से। तो नाउन फ्रेज एनाफोरा, राइट, पहला वाला जो था। दूसरा जो है वो मेरा वर्ब फ्रेज एनाफोरा है, ओके। एंड सिमिलरली देयर आर आल्सो एनाफोरा फॉर एडजेक्टिव फ्रेजेस, बट अभी हम उन पे नहीं आ रहे हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो लेट्स कम टू द टेस्ट ऑफ पैरेंथेटिकल इंसर्शन। इसमें क्या होता है कि हम कभी कभी जैसे सेंटेंस नहीं बोलते हैं कि माई कजन इज एन एविड माउंटेनियर, तो हम क्या बोल देंगे, माई कजन इंसिडेंटली इज एन एविड माउंटेनियर, ओके। या फिर आई वॉज सेव्ड, या फिर मैं बोल दूंगी आई वॉज लकीली सेव्ड, या फिर लकीली आई वॉज सेव्ड। इस तरीके के जो सेंटेंसेज हैं। अनफॉर्चुनेटली शी डिड नॉट पास द टेस्ट, शी डिड नॉट पास द टेस्ट, ये भी इनफ ही है, उसने टेस्ट पास नहीं किया, लेकिन हमने उसके आगे क्या लगा दिया, अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली शी डिड नॉट पास द टेस्ट, राइट। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस है इसमें हम क्या करते हैं, पेरेंथेटिकल इंसर्शन करते हैं। अब जैसे कि इस सेंटेंस में देखिए, माय कजिन इंसिडेंटली इज एन एविड माउंटेनियर। इंसिडेंटली की जो प्लेस है वो स्पेसिफिक है, मैं इस इंसिडेंटली को बीच में नहीं लगा सकती कि माय इंसिडेंटली कजिन इज एन एविड माउंटेनियर, ये ऐसे नहीं चलेगा, राइट। सो ऑन ट्राइंग टू एग्जामिन द पोजीशन ऑफ positions in a sentence where positions tend to occur at the edge of syntactic constituents rather than within those syntactic constituents are called as the parenthetical expressions, right। उनकी एज पे होने की जगह हो, ये यूजुअली क्या होते हैं, उनकी एज पे होते हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग इनसाइड द सेंटेंस, राइट। सेंटेंस का पार्ट ना होते वो उसकी यूजुअली एज पे होता है, और इसीलिए हम इस पे क्या लगाते हैं, parenthetical insertion का हम ये टेस्ट लगाते हैं। Expression that consists of insertion of parenthetical expression at some point in sentence is called parenthetical insertion, okay। इसको क्या बोलते हैं, parenthetical insertion। और लास्ट में हम आते हैं हेड ऑफ सिंटैक्टिक कंस्टिट्यूएंट पे। फ्रेज, हम फ्रेजेस ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे कि नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, हम ये सारे पहले ही देख चुके हैं। अब हम थोड़े से आगे और देखते हैं, जैसे कि राम इज इन द गार्डन। इन द गार्डन, इन मेरा क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, इसलिए क्या हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज। सिमिलरली द मैंगोज फेल फ्रॉम द ट्री, फ्रॉम मेरा क्या है, प्रीपोजिशन, इसलिए क्या हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज। ऑन द अदर हैंड हम यहाँ देखें तो द बॉय विल स्पीक वेरी स्लोली टू दिस गर्ल। अब स्लोली मेरा क्या है, एडजेक्टिव है, सॉरी एडवर्ब है, क्योंकि स्पीकिंग को डिफाइन कर रहा है, तो स्लोली मेरा क्या है, एडवर्ब है। तो स्लोली एंड इंस्टेंटली ये मेरे क्या हो गए, एडवर्ब हो गए। वहीं वेरी एंड ऑलमोस्ट जो है ये क्वांटिफाई कर रहे हैं कि या तो वेरी यानी बहुत ज़्यादा है, या टू स्लोली हम बोल सकते हैं कि बहुत कम है, ऑलमोस्ट, राइट, ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। तो ये मेरे क्या हो गए, ये मेरे डिग्री मॉडिफायर हो गए यहाँ पे, ये मेरे क्या है, डिग्री मॉडिफायर, या फिर क्वांटिफायर भी हम इसे बोल सकते हैं। ऑलमोस्ट इज टाइप ऑफ क्वांटिफायर, क्वांटिटी बता रहे हैं।
तो दीज आर द हेड ऑफ द सिंटैक्टिक कंस्टिट्यूएंट। यहाँ उन्होंने क्या बोला है कि द हेड ऑफ द नाउन फ्रेज इज द नाउन, हेड ऑफ द वर्ब फ्रेज। जो भी मेरे फ्रेजेज है यहाँ पे, ये मेरा फ्रेज है, ये मेरा फ्रेज है, ये सारे मेरे फ्रेजेज हैं, बट अगर वो नाउन फ्रेज है तो उसका हेड क्या हो जाएगा, नाउन। अगर वो वर्ब फ्रेज है उसका हेड क्या हो जाएगा, वर्ब। अगर वो प्रीपोजिशनल फ्रेज है उसका हेड क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। अगर सिमिलरली वो एक एडवर्बियल फ्रेज है तो उसका जो हेड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एडवर्ब। ये उन्होंने यहाँ पे हमें बताया है। Let's come ahead and see the structures, like tree structure जो है हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके, यहाँ मैंने बहुत ही सुंदर सुंदर ड्राइंग की हुई है अलग अलग कलर से ताकि लोगों को समझ में। सो लेट्स कम टू दिस, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सिंटैक्टिक कंस्टिट्यूएंट और अल्टीमेट कंस्टिट्यूएंट जो है वो सबसे छोटा वाला आईसी हुआ हमारा, राइट। हम ऑलरेडी जानते हैं आईसी क्या है। अब यहाँ पे हमें एक फैमिली ट्री की तरह ये चीज़ दी गई है। मान लीजिए कि ये एस जो है, सब्जेक्ट जो है, सेंटेंस जो है मेरा, वो किस में डिवाइड होता है, नाउन फ्रेज में और प्रेडिकेट फ्रेज में। फिर नाउन फ्रेज में हम किस में डिवाइड कर देते हैं उसको, डिटर्मिनेंट एंड नाउन में। और प्रेडिकेट फ्रेज है उसको मैं किस में डिवाइड कर देती हूँ, ऑक्सिलरी में और वर्ब फ्रेज में। फिर वर्ब फ्रेज को हम फर्दर डिवाइड करते हैं वर्ब में और प्रीपोजिशनल फ्रेज में, राइट। फिर वर्ब मेरा हो गया जो भी मेरा वर्ब है, और फिर इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज को मैंने और डिवाइड किया है किसमें, पोजिशन में एंड नाउन फ्रेज में। फिर नाउन फ्रेज को मैंने डिवाइड किया है डिटर्मिनेंट में एंड नाउन में। तो मेरा एक्चुअल सेंटेंस क्या है, दिस बॉय विल स्पीक टू दिस, सॉरी दैट गर्ल। तो दिस मेरा क्या था, डिटर्मिनेंट, राइट। बॉय मेरा क्या है, नाउन। विल क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। स्पीक क्या है, मेन वर्ब। प्रीपोजिशन क्या है, टू। दैट क्या है, डिटर्मिनेंट है। और गर्ल क्या है, मेरा नाउन है ना। तो इस सेंटेंस को उन्होंने क्या किया, ट्री के फॉर्म में डिवाइड किया। उससे उनको पता चलता है कि ये सेंटेंस एक्चुअली बन कैसे रहा है। तो अब अगर मैं ये दिस बॉय विल स्पीक टू दैट गर्ल ये वाला पार्ट में हटा भी दूं, लेकिन ये जो बाकी चीजें हैं, जो ग्रामेटिकल फंक्शंस है, जो मुझे बता रहे हैं कि वर्ब क्या है, नाउन क्या है, प्रेडिकेट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, डिटर्मिनेंट, मतलब बहुत सारे जो मेरे ग्रामर के पार्ट्स है उनको समझाने वाला कौन है मुझे, ये सारी चीजें। अब इसमें हम समझते हैं कि एस है, एस क्या है, ये जो है ये डोमिनेंट मदर नोड है, क्योंकि एस के ही तो बच्चे हैं सारे, राइट। This is still a part of the sentence. Boy will speak. All these words they are part of the sentence. तो मेरा S जो क्या है, ये मेरी मदर नोड है या डोमिनेंट नोड है या एंसेस्टर नोड है, ये सभी इसी के नाम हुए, डोमिनेंट मदर नोड और एंसेस्टर नोड। डोमिनेंट मदर नोड मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये डोमिनेट करता है सभी को। अब क्या है कि नाउन फ्रेज जो है ये भी किसी की मदर है, किसकी मदर है, ये डिटर्मिनेंट और नाउन की। तो ये भी मदर है और ये भी मदर है, लेकिन एस जो है मेरे सेंटेंस जो है वो क्या हो गई, मेरी डोमिनेंट मदर नोड हो गई। अब सिमिलरली मुझे समझ आ रहा है कि मदर के जो क्या है वो डॉटर हो गई। तो डॉटर नोड क्या है मेरा, नाउन फ्रेज एंड प्रेडिकेट फ्रेज, ये मेरी क्या हो गई, डॉटर नोड्स हो गई, क्योंकि ये डायरेक्टली डोमिनेट हो रही है, राइट। जो डिटर्मिनेंट है वो एस का डॉटर नोड नहीं हुआ, वो उसका क्या हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर नोड हो जाएगा। एकदम फैमिली ट्री की तरह ही है ये। तो ये उसका ग्रैंड डॉटर नोड होगा, डॉटर नोड नहीं होगा। जो तुम्हें डायरेक्टली डोमिनेट करता है वो तुम्हारी मदर नोड है और तुम उसकी डॉटर नोड हो। ओके, अब सिमिलरली हमें समझ आ रहा है कि माँ के अगर दो बच्चे हैं, डिटर्मिनेंट एंड नाउन, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये सिस्टर्स हो जाएंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो है ये है आंट नोड। लेट्स टेक इट लाइक दिस, अगर आप जो है आप प्रीपोजिशन हो, राइट। तो आपकी माँ है प्रीपोजिशनल फ्रेज और उनकी बहन कौन है, वर्ब, वर्ब जो है वो उनकी बहन है, और इनकी दोनों की माँ कौन है, वर्ब फ्रेज, राइट। सो अब आपका इनसे क्या कनेक्शन हुआ, कनेक्शन हुआ मौसी का, आंट नोड का कनेक्शन हुआ। और ये जो आंट नोड का ही कनेक्शन है इसे हम क्या कहते हैं, सी कमांड। ये जो आंट नोड का कनेक्शन इसे क्या कहते हैं, सी कमांड। इसकी डेफिनेशन अगेन उन्होंने यहाँ पे दी हुई है कि अब डेफिनेशन के लिए उन्होंने एक्स वाई जेड समझाया है। एक्स वाई जेड समझने के लिए आपको ऊपर वाला डायग्राम नहीं, ये वाला डायग्राम आपको देखना है। तो आपको क्या चाहिए, अ नोड वाई सी कमांड्स अनदर नोड जेड। ओके, वाई जो है वो सी कमांड कब करती है, अनदर नोड जेड को, इफ एंड ओनली इफ द फर्स्ट ब्रांचिंग नोड से एक्स, ओके, फर्स्ट ब्रांचिंग नोड से एक्स इज डोमिनेटिंग वाई, इज डोमिनेटिंग वाई, ऑल्सो डोमिनेट्स जेड। ओके, वो किसको डोमिनेट कर रही है, जेड को भी, क्योंकि ऑफकोर्स वो इसको डोमिनेट कर रही है लेकिन डायरेक्टली डोमिनेट नहीं कर सकती है। एंड नीदर डज वाई डोमिनेट जेड, ना ही वाई जेड को डोमिनेट करता है, नॉर डज जेड डोमिनेट वाई। ये दोनों एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करते हैं, लेकिन ये दोनों ही जो है किससे डोमिनेट हो रहे हैं, एक्स से डोमिनेट हो रहे हैं। एक्स मेरी क्या हो गई यहाँ, या तो ग्रैंड मदर नोड हो गई या मदर नोड हम मान सकते हैं। एक्स किसकी मदर नोड है, वो ओ की। तो ये क्या हो गया, इनका डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, राइट। वाई और जेड का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, तो हम इसे क्या कहते हैं, आंट नोड, या फिर क्या हो जाता है ये मेरा सी कमांड। बहुत ही ईजी था, राइट। लेकिन अगर एग्जाम में आ गया शॉर्ट नोट तो आप डायग्राम भी बना सकते हो, इसके बारे में 4 चीज़ें लिख सकते हो और ये आपको बहुत ईजीली समझाते आ जाएगा।
तो ये है ना, इसको डिफाइन करने के दो स्ट्रक्चर होते हैं। एक हमने पहला देखा था फ्रेज स्ट्रक्चर, मतलब हम ट्री के फॉर्म में इसको समझा रहे थे, यहाँ पे ट्री के फॉर्म में हमने समझा था। अब हम जो दूसरा है इसे रिप्लेसमेंट के फॉर्म में समझाएंगे। इसमें हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से ब्रेक कर देते हैं, इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ ट्री, ऐसा ना करते हुए हम ऐसे ब्रेक कर देते हैं। इधर पे हमने क्या किया है, सब जो सेंटेंस है उसको किस में डिवाइड किया, पहले हमने बोला कि उसका नाउन फ्रेज होगा, नाउन फ्रेज में क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट और नाउन आ जाएगा, फिर प्रेडिकेट, राइट, ये पहला हो गया मेरा, जो हमने यहाँ भी यही किया था, सब सेंटेंस से हमने क्या किया था, उसको नाउन फ्रेज में लाए थे, और नाउन फ्रेज से क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट और नाउन में वो डिवाइड हो जाएगा, राइट। फिर हम वापस इधर आए, प्रेडिकेट जो होता है मेरा, प्रेडिकेट फ्रेज में ऑक्सिलरी वर्ब और वर्ब फ्रेज में डिवाइड हुआ, वर्ब फ्रेज को किसमें डिवाइड किया, वर्ब में, और प्रीपोजिशनल फ्रेज में, प्रीपोजिशनल फ्रेज को डिवाइड किया प्रीपोजिशन एंड नाउन फ्रेज में। सिमिलरली ही हमने यहाँ किया था, ये प्रेडिकेट हुआ, प्रेडिकेट से ऑक्सिलरी वर्ब फ्रेज, राइट, वर्ब फ्रेज से वर्ब एंड प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन में प्रीपोजिशन और नाउन फ्रेज, फिर नाउन फ्रेज को फर्दर हमने डिवाइड किया। सेम ही चीज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और देखिए वही हो रहा है, वो डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट, नाउन, नाउन, वर्ब एंड प्रीपोजिशन। सो उसी सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमने क्या किया है, हमने ये दूसरा तरीका अपनाया है, इंस्टेड ऑफ दैट ट्री काइंड ऑफ फेस, हमने क्या किया है, इसको इस तरीके से डिवाइड किया है। अब दिस फ्रेज स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, हम फ्रेज स्ट्रक्चर से किस में आ गए, हम एक्स बार थ्योरी में आ गए। ये एक्स बार थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, वी रीराइट द रूल्स ऑफ द फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स, and symbol on the left hand side of the arrow is rewritten, so to speak, right, एरो के लेफ्ट साइड पे जो है उसको हम रीराइट करते हैं इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स ऑन द राइट हैंड साइड, ये मेरे राइट हैंड साइड के सिंबल्स हुए, एंड दीज आर कॉल्ड फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स। these enable us to diagram and phrase the structure of a phrase structure sentence from a tree। अब हम किससे आते हैं, फ्रेज स्ट्रक्चर से हम किस पे आ जाते हैं, एक्स बार थ्योरी पे। अब ये जो फ्रेज स्ट्रक्चर है इसके साथ एक प्रॉब्लम है, दैट दे कुड बी वर्चुअली ऑफ एनी काइंड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। इसका एग्जांपल क्या है कि कुछ भी स्ट्रक्चर हो सकता है उसका, तो मैं बोल दूंगी दैट स्पीक्स, सो अ दैट स्पीक्स, अ दैट स्पीक बॉय, इस सेंटेंस का कोई मीनिंग हुआ क्या, नहीं हुआ, क्योंकि हम तो कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी मन में आएगा वो करेंगे। इसीलिए इस प्रॉब्लम से बचने के लिए उन्होंने क्या किया है कि एक नया रूल बनाया है, उस रूल को हम क्या बोलते हैं, एक्स बार थ्योरी। दिस नोशन, इसको कब मॉडिफाई किया था हमने, 1960 में चॉम्स्की ने ही मॉडिफाई किया था। पहली थ्योरी भी उन्होंने ही दी थी, और जो है दूसरी थ्योरी भी इन्होंने ही इसको मॉडिफाई किया है, ओके। एंड उन्होंने बोला है कि स्ट्रक्चरल रूल्स मस्ट बी स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ अ सिंपल वेल डिफाइंड रूल स्कीमा, राइट, एक स्कीम रूल्स होना चाहिए, उसको हमने बोला है एक्स बार थ्योरी। फिर उसको उन्होंने नाम दिए हैं कि एक्स पी जो है उसे हम बोलते हैं फ्रेजल कैटेगरी या फिर मैक्सिमम प्रोजेक्शन, या तो फ्रेजल कैटेगरी या मैक्सिमल प्रोजेक्शन। अगर आपको मेरी राइटिंग यहाँ नहीं भी समझ में आ रही है ना, तो ये नीचे यहाँ लिखा हुआ है फ्रेजल कैटेगरी या मैक्सिमल प्रोजेक्शन, ओके। एक्स बार जो है हम उसे बोलते हैं इंटरमीडिएट कैटेगरी प्रोजेक्शन, राइट, ये रहा आपका इंटरमीडिएट कैटेगरी प्रोजेक्शन। और फिर फाइनली जो मेरा एक्स है इसे हम बोलते हैं लेक्सिकल कैटेगरी या फिर हेड बोलते हैं, राइट, इसके कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं 1 और 2। दिस रूल स्कीमा देयरफॉर डिक्टेट्स द ओनली फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स ऑफ द फॉलोइंग काइंड विल बी एडमिटेड। तो नाउन फ्रेज को क्या किया उन्होंने, आगे डिवाइड किया है जैसे हमने वहाँ पे किया था, और इस पर कॉम्प्लीमेंट्स वो लोग लगाते गए हैं। बट अगर आप ये बेसिक बेसिक चीज़ भी याद रखोगे तो आई थिंक ये एग्जाम में आपको बन जाना चाहिए। तो इधर पे जो हमें समझाया गया है, मुझे ना कहीं कहीं लगता है कि ये वाला पार्ट मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। आई प्रिफर द ट्रीज, सो इसी को ट्रीज के फॉर्म में समझाया हुआ है। बट लेट्स कम हियर, तो मेरा एक्चुअल सेंटेंस, जो मेरा सेंटेंस है वो क्या है, द स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स विथ लॉन्ग हेयर विल सून गिव सीता सम फ्लावर्स, ओके। तो इसको उन्होंने ब्रेक किया है क्योंकि ये काइंड ऑफ दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, नाउन फ्रेज पे आया, नाउन को डिवाइड किया, नाउन में ये क्या है, द मेरा क्या हो गया, डिटर्मिनेंट, और इसका कॉम्प्लीमेंट मैंने किया तो वो क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट के दो हिस्से हुए, स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स। फिर इसका जो मेन पार्ट उन्होंने बताया, और फाइनली इधर पे क्या किया, उसका जो प्रेडिकेट पार्ट है उसी एक ही सेंटेंस, मतलब पहले तो हमने इस सेंटेंस के दो हिस्से कर दिए, फिर अब हम इसके भी अलग अलग हिस्से करें, राइट। हमें पता था कि हम इसको फर्दर बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड करने वाले हैं, तो हमने इस सेंटेंस के दो हिस्से कर दिए पहले, इस बड़े सेंटेंस के। अब मैंने क्या किया, द स्टूडेंट को अलग कर दिया, और फिर विथ लॉन्ग हेयर को मैंने जो है अलग कर दिया। अब इसीलिए हम यहाँ पे उसको डिवीजन कर रहे हैं कि तो स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स इसको हमने अलग किया, विथ लॉन्ग हेयर को हम अलग अलग करते जा रहे हैं। ये मेरा एडजेक्टिव हो गया, हेयर जो मेरे नाउन हो गए। अब जो सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस उसको हम करते हैं, सून जो है मेरा क्वांटिफायर है, टाइम के बारे में बात कर रहा है, वो बता रहा है। गिव मेरा वर्ब है, सीता मेरी नाउन है, डिटर्मिनेंट है सम, एंड फ्लावर्स हैं जो मेरे नाउन कॉम्प्लीमेंट। ये जो मेरी क्या हो गई, एक्स बार थ्योरी हो गई। अब इसके बारे में थोड़ा सा रीड करते हैं कि एक्स बार थ्योरी अलाउज द जनरेशन ऑफ फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स दैट कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ट्रीज ऑफ एनी phrases in English. Okay, an intermediate category of the x dash or x complement is of course assigned in a single bar.
ये जो है मेरी एक्स डबल बार या एक्स नॉट या एक्स ज़ीरो जो है, हम इसे कुछ भी कह सकते हैं। ये मेरी उसी जो हमने एक्स बार पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा ऐड ऑन इन्फॉर्मेशन है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये मोस्टली आपको शॉर्ट नोट में ही आएगा, फुल जो क्वेश्चन है उसमें नहीं आएगा। तो शॉर्ट नोट में तो अगर आपने एक पेज भी लिख दिया विद दीज एग्जाम्पल्स एंड ऑल दोज थिंग्स, मुझे लगता है आपको वैसे ही मार्क्स मिल जाने चाहिए। तो यहाँ पे मेरा ये जो यूनिट है ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे।